जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के भाग 1 संघ और उसके राज क्षेत्र के बारे में। यह वीडियो सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, जहां पर भी पॉलिटी और भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं भाग 1 संघ और उसका राज क्षेत्र। इसमें कहा गया संघ और उसके राज क्षेत्र का वर्णन। इसका संघ उसके राज क्षेत्र का वर्णन संविधान के भाग 1, जो हमारे संविधान में 22 भाग हैं, उसमें से पहला भाग में क्या वर्णित है? संघ और उसके राज क्षेत्र के बारे में, वो भी अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। यानी कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में यह बताया गया कि संघ और उसके राज क्षेत्र में क्या क्या चीजें शामिल होंगी। अनुच्छेद 1 कहता है भारत जो कि इंडिया है, क्या है? भारत जो कि इंडिया है, राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। यहां पर एक चीज देखने वाली बात रहती है, संघ के लिए दो चीजें प्रयोग होती हैं। ये जो संघ शब्द है, इसके लिए दो चीजें प्रयोग होती हैं। एक चीज होता है यूनियन, ये होता है यूनियन, और एक चीज होता है फेडरेशन। फेडरेशन, ये इन दोनों का हिंदी मतलब संघ होता है। यूनियन का भी मतलब संघ होता है और फेडरेशन का भी मतलब संघ होता है, लेकिन इन दोनों के जो अर्थ होते हैं अलग अलग होते हैं। यूनियन का मतलब होता है ऐसा संघ जहां पर बिना किसी समझौते के राज्यों को शामिल किया गया है और इस यहां से एक भी राज्य बाहर नहीं हो सकते हैं। और ये फेडरेशन का मतलब होता है कि राज्यों से कुछ ना कुछ, सभी राज्यों से समझौता करके बनाया जाता है कि आपको ये चीजें मिलेंगी, आपको ये चीजें मिलेंगी। जैसे अमेरिका है, फेडरेशन का सबसे अच्छा उदाहरण होता है अमेरिका, क्योंकि वहां के राज्यों का समझौता करके बनाया गया है और वहां के राज्यों का अलग अलग झंडा होता है, वहां के राज्यों की अलग अलग नागरिकताएं होती हैं। वह देश का नागरिक भी होगा और राज्य का भी नागरिक होगा। हमारे यहाँ क्या है, हम देश के नागरिक होते हैं और राज्य के निवासी होते हैं। यानी कि हम जिस राज्य में रहते हैं वहां के निवासी हैं और जिस देश में रहते हैं वहां के नागरिक हैं। भारत में एकल नागरिकता है और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। वहां राज्य का भी नागरिक होगा और देश का भी नागरिक होगा। लेकिन अपने यहाँ क्या है, अपने यहाँ हम लोग राज्य के निवासी होते हैं और देश के नागरिक होते हैं। यह होता है यूनियन और यह होता है फेडरेशन। अनुच्छेद 1 में भारत को यूनियन ऑफ द स्टेट कहा गया है। अनुच्छेद 1 में भारत को यूनियन ऑफ द स्टेट कहा गया है। यानी कि संघ के लिए भारत के संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। किस चीज का? यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि संघ के लिए फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। क्या चीज? यूनियन शब्द का भारत के, यानी कि जो भारत का संघ होगा क्या? यूनियन होगा, जबकि फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। फेडरेशन शब्द का प्रयोग अमेरिका के संविधान में किया गया है। ठीक है, कहता है भारत किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है। यानी कि जो यहाँ के राज्य हैं, जो स्टेट्स हैं, जो यूपी, मध्य प्रदेश, असम, सिक्किम, ये सब क्या है? ये किसी समझौते के परिणाम नहीं कि हम आपको ये चीजें दे रहे हैं तो आप हमारे देश में शामिल होइए। किसी समझौते का परिणाम नहीं है भारत। इस कारण से कोई भी राज्य या क्षेत्र इससे अलग नहीं हो सकता है। यानी कि भारत से क्या कोई राज्य और क्षेत्र अलग नहीं हो सकता है। अगर कोई राज्य मांग करे कि हम अपना क्या करेंगे, अलग देश बनाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि भारत किसी समझौते का परिणाम नहीं है कि आपको ये चीजें देंगे तो आप हमारे शामिल रहिए, आपकी पूर्ति नहीं हो रही है तो आप चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जैसे कि कोई कह दे कि हम आपको 500 रुपया पर डे देंगे, आप हमारे यहाँ रहिए। वो इंसान उसके यहाँ रह रहा, 500 रुपये पर डे दे रहा है और वह एक दिन नहीं दिया तो क्या इंसान चला जाएगा। लेकिन जो अगर इंसान कह दे कि आप हमारे यहाँ रहिए, हम आपको कुछ नहीं देंगे, क्या ये कुछ नहीं देंगे, कोई समझौता नहीं, आपको हमारे यहाँ रहना ही पड़ेगा, तो क्या कोई समझौता नहीं, उसको रहना ही पड़ेगा। वैसे सेम भारत के राज्यों के साथ है कि क्या
जो चीजें हो सकेंगी वही चीजें भारत क्या करेगा, जो सबके लिए क्या करेगा, एक समान चीजें करेंगे, जिसकी जो जरूरत होगी जिस राज्य की, जिस हिसाब से सरकारें वैसे कदम उठाएंगे। और एक है कि हमारे राज्य की ये चीजें पूर्ति नहीं हो रही, हम क्या अपना दूसरा देश बनाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा जो मांग करता है उसके ऊपर क्या देशद्रोह का मुकदमा भी चलता है। इस कारण से कोई राज्य या क्षेत्र भारत से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि क्या भारत यूनियन ऑफ द स्टेट है और यह किसी समझौते का परिणाम नहीं है। अनुच्छेद 1 में भारत के राज्य क्षेत्र को परिभाषित किया गया है, यानी कि अनुच्छेद 1 में क्या क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र को, यानी कि भारत की बाउंड्री में क्या क्या चीजें होंगी इसको परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार क्या, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में क्या, पहला चीज राज्य होंगे, क्या चीज, राज्य यानी कि स्टेट। दूसरे हैं संघ शासित प्रदेश और तीसरा है अर्जित किए हुए प्रदेश। अर्जित किए हुए प्रदेश से यहां तात्पर्य है कि किसी देश पर जबरदस्ती हमला करके या युद्ध करके उसके किसी भाग को क्या कर लेना, छीन लेना, या किसी देश को छीन लेना और अपने राज्य में या अपने राज्य क्षेत्र में उसको मिला लेना, यह होता है अर्जित प्रदेश। और संघ शासित प्रदेश वह होता है जहां पर केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण होता है, और राज्यों में राज्य सरकार की नियंत्रण होती है और केंद्र सरकार भी नियंत्रण होता है, लेकिन ज्यादा राज्यों में राज्य सरकार की नियंत्रण होता है। अनुच्छेद 1 के अनुसार, किसके, अनुच्छेद 1 के अनुसार राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों की सूची अनुसूची 1 में है। जो हमारे यहाँ अनुसूचियां बनी हैं, जैसे कि ऐसी कई चीजें होती हैं जिसको अनुच्छेद में नहीं लिख सकते हैं, उसको किसी अनुसूची में लिख देते हैं। वैसे क्या चीजें हैं जो अनुच्छेद 1 में के अनुसार राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों की जो सूची है कि हमारे देश में कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन से संघ शासित प्रदेश हैं, इसका उल्लेख अनुसूची 1 में किया गया कि कौन सा राज्य है और कौन सा संघ शासित प्रदेश। इसका उल्लेख किसमें है, अनुच्छेद 1 में। भारत में कोई भी अर्जित प्रदेश नहीं है, यानी कि भारत किसी भी देश के किसी भी हिस्से को क्या किया, छीना नहीं है। तो यहां तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और अच्छे से संघ और उसके राज्य क्षेत्र को समझेंगे। दोस्तों, जो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया शब्द का उल्लेख है, उसे 18 सितंबर और 1949 को संविधान सभा द्वारा अनुच्छेद 1 में उल्लेखित भारत अर्थात इंडिया जैसी शब्दावली को स्वीकार किया था। यानी कि जो अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया जो राज्यों का संघ होगा, इसमें भारत और इंडिया जैसी शब्दावली को संविधान सभा ने 18 सितंबर 1949 को स्वीकार किया था। फिर इसके बाद आता है महबूब अली बेग ने अनुच्छेद 1 में पंथ निरपेक्ष, इसके पहले वाले वीडियो में जब हम लोग प्रस्तावना पढ़ रहे थे उसमें पूरे डिटेल में डिस्कस किए कि पंथ निरपेक्ष क्या होता है, समाजवादी शब्द क्या होता है, संघात्मक शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। अगर पूछ ले कि अनुच्छेद 1 में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और संघात्मक शब्द जोड़ने का प्रस्ताव किसने रखा था, वह व्यक्ति थे महबूब अली बेग। फिर हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में भारत के राज्य क्षेत्र में किसी बाहरी प्रदेश को शामिल करने का उल्लेख है। यानी कि अगर कोई बाहरी प्रदेश को क्या करना, भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल करना हो तो उसे हम किस तरीके से शामिल करेंगे, इसका उल्लेख अनुच्छेद 2 में है। जैसे सिक्किम है, सिक्किम क्या था, पहले एक दूसरा देश था। चाइना जब तिब्बत पर कब्जा किया तो वहां के डर से तो क्या हुआ, सिक्किम भारत में मिल गया। तो उसके जो मिलने की प्रक्रिया थी, भारत को राज्य बनने की प्रक्रिया थी, वह अनुच्छेद 2 के तहत ही पूरा किया गया था। यानी कि अनुच्छेद 2 में यह उल्लेखित है कि संसद विधि बनाकर किसी भी बाहरी
प्रदेश को भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकती है। फिर आता है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर होने वाले परिवर्तनों तथा उसके प्रक्रिया का उल्लेख है। यानी कि अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, यानी जो भारत की बाउंड्री है उसमें किस प्रकार से परिवर्तन होंगे, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 3 में। होने वाले परिवर्तनों तथा उसके प्रक्रिया का भी उल्लेख है, जिसके तहत 3 प्रकार से परिवर्तन किए जाते हैं। पहला है नए राज्य का गठन, यानी कि हमें जैसे कि मान लो कि संसद को, जैसे पहले उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक में था, तो उत्तर प्रदेश को काट कर एक नया राज्य बनाया गया उत्तराखंड। यह प्रक्रिया किस प्रकार होगी, इसका उल्लेख किसमें है, अनुच्छेद 3 में है। राज्य की सीमा में परिवर्तन, यानी कि इस राज्य की सीमा कितना होगा, इसकी बाउंड्री इस राज्य कहां तक होगी, इसका भी प्रक्रिया का उल्लेख है अनुच्छेद 3 में। फिर राज्य के नाम में परिवर्तन, अगर किसी राज्य के नाम को बदलना हो, नहीं किसी स्टेट के नाम में परिवर्तन करना हो, इसका भी उल्लेख इसमें है अनुच्छेद 3 में किया गया है। फिर हम इसके बाद अब पढ़ते हैं यह किस प्रकार होगा, नए राज्य के सीमा में परिवर्तन कैसे होगा और नए राज्य का गठन कैसे होगा, राज्य के नाम में परिवर्तन कैसे होगा, इसको अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो हम लोग अभी क्या क्या समझा, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 में क्या भारत और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, यानी कि संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बात किया गया है, यानी कि इसमें कौन से राज्य होंगे और कौन से संघ शासित प्रदेश होंगे, इसका डिस्कशन अनुच्छेद 1 में किया गया। फिर आता है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 कहता है किसी भी बाहरी प्रदेश को भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल करने की जो प्रक्रिया है, यह अनुच्छेद 2 में है। फिर आता है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 कहता है भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर जो भी परिवर्तन होंगे, यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर परिवर्तनों से संबंधित है अनुच्छेद 3। किस प्रकार नए राज्य की गठन होगा, राज्य के सीमा में परिवर्तन होगा और राज्य के नाम में परिवर्तन होगा, इसका उल्लेख और इसकी प्रक्रिया अनुच्छेद 3 में की गई है। इसकी क्या प्रक्रिया है और कैसे होता है, किस आधार पर होता है, हम लोग अभी समझते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम लोग समझते हैं अनुच्छेद 3 के तहत जो नए राज्यों का गठन, राज्यों के नाम में परिवर्तन और राज्यों के सीमा में परिवर्तन किए जाएंगे, वह किस प्रकार से किए जाते हैं। इसका पहला प्रक्रिया है इस संदर्भ में, यानी कि राज्यों के सीमा में परिवर्तन, राज्यों के नाम में परिवर्तन और नए राज्यों के गठन के संदर्भ में किस में जो विधेयक है यह संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, यानी कि इस संदर्भ में जो विधेयक होंगे वह संसद के किसी भी सदन में लाए जा सकते हैं, चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा हो, या पहले लोकसभा में ले आए या पहले राज्यसभा में ले आए। यानी कि किसी राज्य के अगर सीमा में क्या करना है, परिवर्तन करना है, या किसी नए राज्य का गठन करना है, या किसी राज्य का नाम बदलना है, यह कैसे होगा, सरकार इसके संबंधित जो विधेयक होंगे, जो बिल होंगे, वह संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं, या चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो। फिर इसमें दूसरा है संसद में, किसमें, संसद में विधेयक लाए जाने से पूर्व, यानी कि जब संसद में विधेयक लाया जाएगा कि इस राज्य का नाम बदल रहे हैं या इस राज्य की सीमा में परिवर्तन कर रहे हैं या इस राज्य या नए राज्य का गठन, इस राज्य से काटकर एक और नए राज्य का गठन कर रहे हैं, उससे पहले राष्ट्रपति उस संबंधित राज्य से क्या करेगा, राय लेता है। यानी कि उत्तर प्रदेश के सीमा में परिवर्तन करना है तो क्या करेंगे, अगर इसका बिल लाने से पहले राष्ट्रपति क्या करेंगे, यहाँ के राज्य से की जो विधानमंडल होगी उससे क्या करेंगे, राय लेंगे, संबंधित राज्य के विधानमंडल से राय लेते हैं। राय कौन लेता है, राष्ट्रपति। कौन राय लेता है, राष्ट्रपति। और कब,
विधेयक लाए जाने से पहले ही राय लेता है। नंबर 3, संबंधित विधानमंडल को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अवधि में राय देनी होती है। यानी कि राष्ट्रपति मान लो उत्तर प्रदेश से पूछें कि इस पर क्या करिए आप, राय दीजिए, तो यहाँ की विधानमंडल क्या करे, उस क्या कुछ जवाब ही ना दे, तो ये बात भी ठीक नहीं है। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश के विधानमंडल को एक निश्चित समय दे देंगे कि आपको क्या करना है, इतने ही समय में राय देनी है। लेकिन ये राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे कि हमें कितना समय में राय विधानमंडल को देना है। संविधान में इसके संदर्भ में कुछ नहीं लिखा गया कि कितना समय होगा। नोट में क्या करें, इस संदर्भ में संविधान में अवधि का उल्लेख नहीं है, यानी कि संविधान में नहीं लिखा कि कितने समय में राय विधानमंडल को देनी होगी, यह राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे कितने समय में देनी है। अब अगर विधानमंडल कह दे कि नहीं, इस राज्य की सीमा को इतना नहीं इतना परिवर्तन करिए या मत गठन करिए, विधानमंडल कुछ भी कहे, संसद उसे मानेगा कि नहीं मानेगा, यह बात संसद पर डिपेंड है कि क्या करेगा, उस राज्य की विधानमंडल की बात मानेगा कि नहीं मानेगा। विधानमंडल फोर्स नहीं कर सकती कि आप ऐसा करिए, यह पूरी तरह से संसद पर डिपेंड है कि राय माने या ना माने। फिर इसके बाद आता है अनुच्छेद 4। दोस्तों अनुच्छेद 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कहता है। यह कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो भी परिवर्तन किए जाएंगे उस पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन से संबंधित क्या है, उल्लेख है, जिसमें उसे विशेष रूप से क्या किया जाता है, 2/3 बहुमत, आधे राज्यों से अधिक अनुमोदन, ये सब क्या उस पर लागू नहीं होंगे। यहाँ पर क्या होगा, ये सामान्य बहुमत से, जबकि संविधान में कहीं भी उल्लेखित सामान्य बहुमत का उल्लेख नहीं है कि संविधान संशोधन में, लेकिन क्या उस पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। जो अनुच्छेद 2 और 3 है, यानी कि अनुच्छेद 2 कहता है किसी भी बाहरी प्रदेश को भारत में शामिल करना हो, या किसी अनुच्छेद 3 कहता है किसी मतलब नए राज्य का गठन करना हो, या फिर नए राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो, या नाम में परिवर्तन करना हो। यानी कि अनुच्छेद 2 भारत के बाहर के राज्य से किससे संबंधित है कि हमें कैसे मिलाएंगे, और अनुच्छेद 3 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर की चर्चा है। ये सब काम करने के लिए अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। यानी कि हम इससे कह सकते हैं कि अगर आधे से अधिक सदस्य इसके पक्ष में है तो ऐसा किया जा सकता है, इस पर विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होती है। यह कहता है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 एक बार फिर से सुन लो, क्या कहता है, अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो भी परिवर्तन किए जाएंगे उस पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होती है। ये था भाग 4, जिसमें हम लोग 4 अनुच्छेद, यह भाग था 1 जिसमें हम लोग 4 अनुच्छेद, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 के बारे में एकदम डिटेल में समझा। अब इसी में हम लोग समझते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग, यानी कि राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित जो जो आयोगे बनी थी उनके बारे में हम लोग समझते हैं। फिर इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्यों को पुनर्गठित करने के लिए सबसे पहले आयोग का गठन हुआ था, जिसका नाम था यस्केधर समिति। यस्केधर समिति का गठन 1948 में सर्वप्रथम, कब, 1948 में सर्वप्रथम राज्यों के पुनर्गठन के लिए किया गया था। यानी कि यस्केधर समिति पहली समिति थी जो राज्यों को के पुनर्गठन के लिए बनाई गई थी। कब, 1948 में। इसके किसके अध्यक्षता में, यस्केधर की अध्यक्षता में यह समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने भाषाई आधार पर, किस आधार पर, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का क्या किया था, विरोध किया था। कि जो लोग थे वो मांग कर रहे थे कि तमिल लोग अलग रहेंगे, तेलुगु लोग अलग रहेंगे, गुजराती अलग, मराठी अलग, जो इस प्रकार की बातें चल रही थी। तो यस्केधर समिति ने क्या किया कि इसका विरोध किया
कि भारत में क्या होंगे, भाषा के आधार पर राज्य नहीं होंगे, कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं जेबीपी समिति और अन्य समितियों के बारे में, फिर उसके बाद क्लास को समाप्त करते हैं। दोस्तों दूसरी समिति थी जेवीपी समिति। इस समिति में जवाहरलाल नेहरू, कौन, जवाहरलाल नेहरू, यानी कि जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया थे। इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया था। किसने, जेबीपी समिति ने भी, यानी कि यस के धर समिति भी क्या की थी, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध की थी। और जेबीपी समिति ने भी राज्यों के भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया था। लेकिन 1953 में एक व्यक्ति थे पेटू श्री रामलू, तेलुगु भाषा के लिए एक नए राज्य का गठन करने के लिए भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं और भूख हड़ताल के कारण उनकी क्या जाती है, मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण जनता का विरोध सरकार के प्रति बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सरकार मजबूरन होकर भाषा के आधार पर, वो भी तेलुगु भाषियों के लिए पहली बार भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करती है। पहला राज्य बनता है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य, आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। यह तेलुगु भाषियों के लिए था। फिर इसके बाद आता है फजल अली आयोग। इसका गठन होता है 1953 में। यह अपना रिपोर्ट देता है 1956 में। इस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दी कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। इसके बाद जब फजल अली आयोग ने यह मान्यता दी कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, तो उसके बाद संविधान में 7वां संविधान संशोधन होता है, जिसके बाद 7वें संविधान संशोधन करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाता है। 7वां संविधान अगर पूछ ले कि भाषा आधार पर राज्यों को पुनर्गठन करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, वह था 7वां संविधान संशोधन। कब, 1956 में। इसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। फिर इसके बाद आता है एक राज्य था पेप्सू, जिसे कहते हैं पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। एक आयोग था शाह आयोग। शाह आयोग के सिफारिश पर, किस आयोग के, शाह आयोग के सिफारिश पर पेप्सू को क्या कहते हैं, पंजाब राज्य का गठन किया गया। पेप्सू से पंजाब राज्य का गठन शाह आयोग की सिफारिश पर किया गया। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आया होगा। यहां पर समाप्त होता है अपना संघ और राज्य क्षेत्र। इसी के साथ साथ भारतीय संविधान का भाग 1 भी समाप्त होता है। कल हम लोग करेंगे भारतीय संविधान का भाग 2, नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप के बारे में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।